Good morning everyone. Welcome back to my channel आद्या फाउंडेशंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद किस तरह से कंजर्वेटिव्स जो है फिर से अपने पावर को रिस्टोर कर लिया। लेकिन साथ में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स अब भी जो है परेशान थे लिबरल नेशनलिज्म से। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वह फ्री चाहते थे, वह लिबर्टी चाहते थे, वह फ्रीडम चाहते थे। अब वह फ्रीडम उनका जो है, उनका जो दायरा था वह अब छोटा नहीं रहा था, बल्कि अब उनका दायरा और बढ़ चुका था। वो अपने डिमांड्स को बड़े दबाव के साथ रखना चाहते थे। उनकी मांगें थी, उनकी सोच थी कि अब हमें एम्पायर के अंदर रहना ही नहीं है, हमें एक नेशन स्टेट फॉर्म करने हैं जहां आज़ादी मिले, जहां स्वतंत्रता हो जीने की, जहां अपने मन का कर पाएं, जहां हमारी पहचान हो, अपनी एक पहचान हो। तो इस तरह से इस सोच वाले जो लोग यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर अपनी आइडियाज़ को फैलाने लगे, लोगों को ट्रेंड करने लगे, और ये ट्रेंड करने वाले, इन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, फ्रीडम और लिबर्टी को चाहने वाले जो लोग थे वो लोग कहलाए रिवॉल्यूशनरीज। तो मैं आपको यह समझाया कि रिवॉल्यूशनरीज कौन थे। रिवॉल्यूशनरीज वो लोग थे, समाज के वैसे बौद्धिक लोग थे, स्कॉलर लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, फिलोसोफर लोग थे, जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जो आपने लिबरल के बारे में जाना। वही लिबरल्स का जो डिमांड का जो रूप था वह जो बड़ा ले लिया, लोगों को ट्रेंड करना शुरू कर दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, और डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट सैक्रेड सोसाइटीज बनाने लग गए। सैक्रेड सोसाइटीज इसलिए बनाने लग गए क्योंकि जब कंजर्वेटिव्स अपने पावर को रिस्टोर करता है तो जितने भी ग्रुप और एसोसिएशंस थे उसके ऊपर जो है, उनके ऊपर जो है पनिशमेंट दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। तो इस वजह से ये लोग छुप करके सैक्रेड सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। तो रिवॉल्यूशनरीज के बारे में जानेंगे। तो इन 1815 सैक्रेड सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। तो जो भी बातें आपको हमने बताया उन सारी बातों को हमने एक स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिख करके आपके सामने दे दिया। आप देखेंगे कि उनका क्या कमिटमेंट था। उनका कमिटमेंट था मोनार्किकल फॉर्म्स को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, जो वियना ट्रीटी के बाद फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया था, और उनसे मांग करना, उनसे डिमांड करना कि हमें क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। अब आपको हमने बताया ना कि ये डिमांड्स जब अब रिक्वेस्ट नहीं रह गया या हम्बल नहीं रह गया, अब इसके लिए वह जो है सामने से लड़ने के लिए तैयार थे, वह आक्रामक मोड में आ चुके थे, एग्रेसिव हो चुके थे। तो इन्हीं रिवॉल्यूशनरीज में एक रिवॉल्यूशनरीज था जो काफी प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज था। आप आगे भी पढ़ेंगे, इटली के यूनिफिकेशन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन रिवॉल्यूशनरीज का नाम है जिस्पी मैज़नी। तो आप देखेंगे जिस्पी मैज़नी का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि कंजर्वेटिव्स के जो उस समय हेड माने जाते थे, यानी जो जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस का होस्टिंग करा था, ड्यूक मैटरनिक जो है अपने सोशल ऑर्डर, यानी कंजर्वेटिव्स अपने सोशल ऑर्डर का इसे सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, क्योंकि यह काफी आक्रामक थे। यह कम उम्र में ही जो है, उस दौर में एक ग्रुप था कार्बोनरी, उस कार्बोनरी का मेंबर बनते हैं। लिगोरिया के रिवॉल्यूशन में जो है यह अपना प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं। इसके लिए जो है
इन्हें एक्साइल होना पड़ा, देश के बाहर सजा के तौर पे जाना पड़ा और वहाँ जाकर के उन्होंने 2 सैक्रेड सोसाइटीज़ का गठन किया, एक यंग यूरोप इन बर्ने और दूसरा जो है यंग इटली इन मर्साइल्स। तो ये दोनों सैक्रेड सोसाइटीज जो है इटली के यूनिफिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और इटली को यूनिफाइड करके एक अलग नेशन के रूप में जो है स्टैब्लिश करता है यूरोप के मैप के अंदर। तो यह एक बड़ा क्रांतिकारी नेता था, एक बड़ा क्रांतिकारी जो है व्यक्तित्व वाला, चरित्र वाला व्यक्ति था। इनका जन्म जो है जिनेवा में 1807 में हुआ है और आपको मैंने बता ही दिया कि कार्बोनरी जैसे सेक्रेड सोसाइटीज़ का ये मेंबर थे और यह वहाँ से एक सिंपल कार्यकर्ता के तौर से जुड़ करके जो है अपना एक जो है सोसाइटी गठन करते हैं और वह सोसाइटी जो है वह इनका एसोसिएशन जो है वह इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। और इन्हीं वजह से जो है ड्यूक मैटरनिक कहता है कि जिस्पी मैजिनी जो है हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ड्यूक मैटरनिक एक और बात कहता है, यह फ्रांस की इन स्थितियों को देखकर जो है यह कहता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस अगर छींकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि फ्रांस के अंदर नेशन का अगर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म जो है, ये रिवॉल्यूशनरी जो है अपने डिमांड्स को फुलफिल करने में सक्सेस हो गए तो पूरा यूरोप जो है वह एक नेशन स्टेट में बट करके नेशन स्टेट का जो है रूप ले लेगा। ये एम्पायर जो है बट करके, ये एम्पायर जो टूट टूट करके जो है वहां पे नेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस बात से उसे डर था, तो इसीलिए वो कहता है कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, इसे रोको। तो आप देखेंगे तो इन रिवॉल्यूशनरीज का जो एक्शन है वह अपना सक्सेस रिएक्शन देना शुरू कर देता है। आउटपुट इसका जो है सफल परिणाम निकलना शुरू होता है। सफल परिणाम निकलता कब है, जब आप देखेंगे कि 1830 में फ्रांस के अंदर 1830 में, यानी जब कंजर्वेटिव्स अपने पावर को रिस्टोर कर चुका था, उसके मात्र 15 साल के बाद ही रिवॉल्यूशनरीज गवर्नमेंट को घुटने पर ला देती है, वहां के मोनार्क को घुटने पर ला देती है और लुइस फिलिप के हेड में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टेब्लिश करने के लिए मजबूर कर देती है। यह शक्ति कहां से आई थी, तो यह शक्ति रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज से आई थी, जो लोगों के बीच तक जाकर के जो है फैलाने का काम किया। और यहां से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर मुड़ता है और लुइस फिलिप जो है वहां का हेड बनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। उनकी पावर जो है सीमित हो गई। कभी जो है उनके हाथों में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारे पावर का जो है भोक्ता वो थे, उस पावर का जो है इंडिपेंडेंटली यूज करते थे। अब उन्हें उन पावर का दुरुपयोग करने पर या उन पावर का उपयोग करने पर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं मोनार्क के पावर क्या हो रहे हैं, डिलिमिट हो रहे हैं। उन्हें जो है उन लिमिटेशंस में बांधा जा रहा है, एक बैरियर्स दिया जा रहा है। फिर आप आगे देखेंगे कि जुलाई रिवॉल्यूशन होता है। जुलाई रिवॉल्यूशन होता है, ये आपका ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का एक शहर था, कैपिटल सिटी था, आज भी है। बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में जो है, ब्रुसेल्स पहले जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट, और वहां पे रिवॉल्यूशनरीज ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। वह डिमांड्स करते हैं कि हमें फ्री किया जाए, और इस तरह से जो है बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर के एक नेशन का फॉर्म करता है। फिर आप देखेंगे आगे देखेंगे तो ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते ही होंगे। हिंदी में इसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता जिस तरह से भारत की हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, वह सभ्यता दुनिया को संस्कार देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार ग्रीक कल्चर भी जो है पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व को भी जो है सिविलाइज करने में उनका उस कल्चर का एक प्रोमिनेंट रोल है।
तो ग्रीक जो है उस दौर में ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर पे इस्लामिक जो रिलीजन के लोग जो है उस राज करते थे। तो ग्रीक के लोगों को रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा अवेयर किया गया। साथ ही साथ ग्रीक के अंदर रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए जो है ग्रीक के बाहर जो एग्जाइल होकर के बसे हुए लोग थे, उन लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। साथ ही जो है पोएट्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स और भी सोशल वर्कर ने जो है ग्रीक के कल्चर के बारे में लोगों को बताया। यह बताया कि ग्रीक जो है दुनिया को कभी दिशा देने का काम करती थी। आप उस सभ्यता से हैं। ग्रीक को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माना गया है और आज आप गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनके फीलिंग्स से वहां के कल्चर को जोड़ा ताकि लोग भावुक होकर सत्ता का विरोध कर सके। और इस तरह से ग्रीक के अंदर जो है 1821 में जो है इंडिपेंडेंसी का वार शुरू होता है और लगातार 11 साल तक यह लगातार संघर्ष जारी रहा उस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। और अंत में जाकर के इस बीच में आप देखेंगे एक नाम है, उनको याद रखना जरूरी है, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, लॉर्ड बैरोन के बारे में। इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ग्रीक के इंडिपेंडेंसी वार में उन्होंने अपना जो है फिजिकली, इकोनॉमिकली जो है और कल्चरली तीनों तरह से जो है उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है फीवर के कारण। 1824 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1832 में जो है एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत जो है ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो आपने देखा कि किस तरह से रिवॉल्यूशनरीज ने अपने आइडियाज को यूरोप के अंदर स्प्रेड किया और कंजर्वेटिव्स के द्वारा जो उनके अधिकारों का, उनके राइट्स का हनन किया जा रहा था, उन अधिकारों को अपने पाने में जो है सफलता हासिल की। साथ ही कई नेशन फॉर्म हुए, जिस तरह से आपने ग्रीक देखा, ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है और जो है फैसिलिटीज के रूप में आप देखते हैं तो फ्रांस के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आनंद मिलता है। तो अब यही नहीं रुक गया, इससे आगे भी जो है व्यवस्थाएं हैं, इनसे आगे भी जो है यूरोप के अंदर जो है अभी पूरे पूर्णतः रूप से राष्ट्र नहीं बने हैं। इसके अंदर जो है आगे भी और चीजें आपको पढ़नी है कि यह रिवॉल्यूशनरीज ने जो है किस तरह से अपने आइडियाज को स्प्रेड किया और यूरोप के अंदर जो है स्टैब्लिश्ड पावरफुल नेशन का निर्माण किया। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में। रोमांटिसिज्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक है और उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से हम जो है हिस्ट्री को फील करते हुए पढ़ते चले जाएंगे और एग्जाम में बेहतर मार्क्स पाएंगे। धन्यवाद।